मानिकपुर गांव में भूपति और राकेश नाम के दो दोस्त रहते थे। भूपति पैसों वाला एक जमींदार है। राकेश कूली काम करके जीता था, लेकिन इनकी दोस्ती में अमीरी गरीबी के फर्क के बिना दोनों मिलजुल के प्यार से निस्वार्थ से रहते थे। भूपति के बंगले के बाजू राकेश की झोपड़ी रहती थी। उस दिन उन दोनों के पत्नियां डिलीवरीज के लिए तैयार थे। भूपति की पत्नी सुमित्रा पेट में दर्द से तड़पते समय भूपति घबराकर हॉल में इधर उधर घूम रहा था। इतने में छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुन के भूपति बहुत खुश होता है। कमरे में से लेडी डॉक्टर भूपति के पास आती है। कंग्रेट्स सर, आपको लड़का पैदा हुआ है, दोनों सुरक्षित हैं, आप जाके देख सकते हो। वो बात सुन के भूपति बहुत खुश होता है और पैसों के एक बंडल को लेडी डॉक्टर को देता है। डॉक्टर खुश होके वहाँ से चली जाती है। भूपति बहुत खुशी से बच्चे को देखने के लिए कमरे के अंदर जाता है। पत्नी के पास हंसता रहता है वो बच्चा। बेटे को हाथों में लेकर खुशी होने लगता है। इतने में उसकी पत्नी सुमित्रा राकेश और कावेरी के बारे में पूछती है। सुनिए, हमें तो बेटा हुआ और राकेश को कौन पैदा हुए, क्या आपने पता लगाया? अरे, बच्चा होने की खुशी में मैं डॉक्टर से पूछना ही भूल गया सुमित्रा। तुमने मुझे याद दिला के अच्छा काम की, मैं अब भी पता लगाता हूँ। ऐसे कह के उसके बच्चे को पत्नी के पास सुला के वो कमरे से बाहर आता है। सेलफोन लेके राकेश को फोन करता है। राकेश सरकारी अस्पताल में बेड पर बैठकर मुस्कुराती हुई उसकी बेटी को देखकर बहुत खुश होने लगता है। सेलफोन रिंग होने पर कौन होगा करके देखता है। भूपति कॉलिंग करके आने पर खुशी से कॉल रिसीव करता है। एक दूसरे को खुशखबरी देते हैं। भूपति का बेटा पैदा होने पर राकेश और राकेश को बेटी पैदा होने पर भूपति बहुत खुश होते हैं। इस तरह दिन बीतते गए। भूपति उसके बेटे को अरविंद नाम रख के गले में एक लॉकेट डालता है। राकेश उसकी बेटी को चंद्रिका नाम रख के मोतियों का हार गले में डालता है। अपने अपने घरों में सब लोग उस रात खुशी से बिता रहे थे। अचानक से एकदम शुरू होती है जोरों की बारिश। गरजते बादलों और बिजली से आसमान कांप रहा था। थोड़ी देर बाद गांव पूरा बाढ़ की पानी में डूब जाता है। चाहे हम भीग जाए, पर हमारा बेटा भीगना नहीं चाहिए। ऐसे पत्नी सुमित्रा कहने पर भूपति बहुत सोचकर घर में रही एक लकड़ी के पेटी में अरविंद को बिठाकर उस पेटी को सर पर रख के बाढ़ के पानी में चल के एक ऊंची स्थान पर पहुंचने लगते हैं। राकेश और उसकी पत्नी उनकी बेटी चंद्रिका को एक टोकरी में बिठाकर ऊंचे स्थान की तरफ जाने लगते हैं। बाढ़ के पानी में भूपति का पैर फिसलने पर सर पर रही पेटी को छोड़ देता है। बस उस बाढ़ के पानी में लकड़ी की पेटी बह के जाने लगता है। भूपति वो पेटी को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर उसे पकड़ नहीं पाता। उससे वो पेटी बाढ़ के पानी में बह के जाने लगा। यह देख के भूपति और सुमित्रा बेटे अरविंद को याद करके दुखी होते हैं। राकेश और उसकी पत्नी बेटी को लेके ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं। भूपति और उसकी पत्नी को रोते हुए देख के सांत्वना करते हैं। इस तरह 25 साल बीत जाते हैं। बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूबे उस गांव को छोड़कर पोतारामपल्ली नाम के गांव में भूपति, सुमित्रा और राकेश, कावेरी आजू बाजू घर बनाकर जीवन बिताने लगे। उस दिन की छोटी सी चंद्रिका आज एक सुंदर सी गुड़िया की तरह बढ़ के उसके माता पिता की सहायता करती रहती है। उस दिन बाढ़ में लकड़ी के पेटी में बह गए छोटा सा अरविंद आज रोड कॉन्ट्रैक्टर रविंदर का बेटा बन के बड़ा होता है। पोताराम गांव में रोड डालने का कॉन्ट्रैक्ट रविंदर को आने पर अरविंद को भेजता है। वो विषय के बारे में बात करने के लिए राकेश के घर आता है अरविंद। राकेश, राकेश, ऐसे बुलाता है। तब चंद्रिका घर से बाहर आती है। अतिलोक सुंदरी की तरह रही चंद्रिका को देख के दिल खो बैठता है अरविंद। राजकुमार की तरह रहे अरविंद को देख के लगभग चंद्रिका का दिल भी ऐसा ही होता है। दोनों होश में आते हैं। चंद्रिका शर्माती हुई घर के अंदर जाके दरवाजे के पीछे छुपकर बात करने लगी। कौन चाहिए आपको? किसके लिए आए हो? मेरा नाम अरविंद है। मैं एक रोड कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ये विषय के बारे में राकेश से बात करने आया हूँ।
मेरे पापा खेत से अभी तक नहीं आए, आने के बाद आइए। अभी आप मुझे जाने को बोल रहे हो? वो ही है ना? मैंने सोचा लड़कियों के बातों का अर्थ कुछ अलग ही होता है। आईने में कभी आपने चेहरे को देखा है? ऐसे कह के हंसते हुए दरवाजा बंद कर देती है। इतने में राकेश बाहर से घर आता है। राकेश नाम देखकर 25 साल का होगा करके अरविंद सोचता है, पर 50 साल के अंकल को देखकर आश्चर्य हो जाता है। फिर भी रोड का विषय बात करने के लिए हर रोज आने लगता है। चंद्रिका और अरविंद के बीच प्यार खिलने लगता है। वो प्यार बातें करने तक बढ़ता है। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन चंद्रिका से मिलने बहुत खुशी से कार चला के जल्दी से आने लगता है अरविंद। रोड के ऊपर एकदम से कार का टायर फट के कार रोड के बाजू रहे पेड़ को लग जाता है। उससे कार में रहे अरविंद चोट लग के रोड पर गिर जाता है। तब खेत में काम खत्म करके घर जा रहे राकेश अरविंद को देख के शहर में एक बड़ा हॉस्पिटल को ले जाता है। खेत को गिरवी रख के अरविंद को बचाता है राकेश। एक दिन अरविंद का पिता रविंदर हॉस्पिटल को आके उसके बेटे को बचाने के लिए राकेश को विशेष धन्यवाद कहता है। भूपति से बात करते समय नर्स एक लॉकेट और एक वॉच लाके रविंदर को देती है। तब भूपति वो लॉकेट देख के पहचान के वो लॉकेट के बारे में बहुत उत्सुकता से पूछता है। अरविंद मेरा सगा बेटा नहीं है। बिन बच्चों के हम माता के मंदिर में सोते समय एक पेटी बाढ़ में बहकर आके मंदिर पर रुक गई। उसमें छोटा सा अरविंद था। तब रविंदर की बातें सुन के भूपति की खुशी आसमान छूने लगी। अरविंद, वो मेरा बेटा है। जब वो छोटा था तब हम उसे एक लॉकेट पहनाए। बाद में बाढ़ की वजह से दूर हुआ। फिर इतने सालों बाद ऐसे मिले। मेरे बेटे को वापस मेरे पास लाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे रविंदर से कहता है भूपति। वो बातें सुन के रविंदर भूपति को और लॉकेट को लेके अरविंद के पास जाकर सब कुछ बताता है। तब अरविंद उसके सगे माता पिता को और पालन पोषण किए माता पिता को समान व्यवहार करता है। थोड़े दिनों बाद अरविंद और चंद्रिका की शादी करते हैं। सभी खुशी से रहने लगते हैं। गोविंदापुर गांव में सुधाकर और विमला नाम के दो गरीब पति पत्नी रहते थे। कूली का काम करके छोटे से मिट्टी के घर में रह के जीने लगते हैं। उनको चंद्रिका और हरिता नाम के दो बेटियां हैं। दोनों को शादी का उम्र आने पर भी उनके शरारत कम नहीं होते। घर में काम करना और खाना बनाना भी ठीक से नहीं सीखते। उन दोनों को किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं रहती। अब तक माता पिता के ऊपर निर्भर हुए बच्चों की तरह जीते हैं। उसे देख के उनके माता पिता हर रोज दुखी होके आंसू बहाते हैं। हर रोज की तरह उस दिन भी कूली का काम खत्म करके अंधेरा होते समय सुधाकर और विमला घर आते हैं। उनके घर के पास राधा दिखाई देती है। राधा दूध बेच के जीवन बिताती है। राधा, कैसे आना हुआ? तेरी बेटियों के किए कारनामों से विमला, ये देखो, यहाँ 1 घंटे से मेरा घर छोड़ के तेरे घर के सामने खड़ी हूँ। घबरा मत और विषय बोलना, क्या हुआ है? चंद्रिका और हरिता, दोनों बाहर आओ। ऐसे जोर से बुलाता है सुधाकर। घर में बिस्तर पर चिंता से बैठे दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता उदास चेहरे लेके घर के अंदर से बाहर आते हैं। वहाँ राधा को देख के सर नीचे कर लेते हैं। तुम दोनों आराम से खा के घर में रह सकते हो ना? ये सब क्या है? वो क्या है ना माँ, मैं नहीं, बहन ही है। चुप कर दीदी, तू करने के बाद ही मैंने किया है। विमला दीदी, मैं जाने के बाद तुम सब आराम से बैठ के बेटियों के कारनामों के बारे में बातें करो, पर मेरी दही का मटका 200 रुपए है, ये दोनों तोड़ दिए। दीदी कह के प्यार से बुला रही हो। देखो राधा, अभी तक मेरे कूली के पैसे नहीं आए। आते ही मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगी। ऐसे विमला कहने पर राधा चुपचाप वहां से चली जाती है। सुधाकर और विमला बेटियों को कुछ नहीं बोलते और उनको लेके घर के अंदर चले जाते हैं। आधे घंटे में लकड़ियों के चूल्हे में विमला खाना बनाती है। सब लोग बैठ के खाते हैं। चंद्रिका और हरिता एक बिस्तर पर सोते हैं।
सुधाकर और विमला एक पलंग पर बैठ के चिंता होने लगते हैं। हमारी बेटियों को देखने से डर लग रहा है विमला। आपकी बाधा बाहर बोले और मैं मन में छुपाए रखी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ ना। उनको शादी का उम्र आया है, लेकिन हम गरीब हैं, इसलिए हम शादी का प्रयत्न नहीं कर रहे। पर हमारी बेटियों को अकल आएगी करके आशा नहीं है। हम शादी कर देने से वो सुधर जाएंगे जी। बड़ी बेटी के लिए रिश्ते देखिए। ऐसे दोनों बातें करके थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। हर रोज की तरह अगले दिन सुबह 8 बजे नींद से उठते हैं दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता। पलंग पर सोए रहे उनके माता पिता को नींद से उठाते हैं, पर वो नहीं उठते, हिलते भी नहीं। चंद्रिका को शक आता है, तब भाग के उस गांव में रहे आरएमपी डॉक्टर कृष्णा को लेके आती है। वो उन्हें चेक करके उन दोनों के पैरों पर रहे सांप के निशानों को देख के सांप के काटने पर दोनों मर गए ऐसे कह के चला जाता है। दोनों बहनें माता पिता को देख के रोते रहते हैं। बेचारे वे दोनों बहनों पर गांव वाले रहम करके अंत्यक्रिया कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद दोनों बहनें मरे हुए माता पिता को याद करके दुखी होते हैं। थोड़े दिनों में भूख याद आता है। घर में सामान नहीं रहता, पैसे भी नहीं रहते। क्या करना है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। माता पिता के मरने पर दोनों बहनें अकेले हो जाते हैं। रिश्तेदार रहने पर भी कोई भी उन्हें नहीं देखते। बड़ी बेटी चंद्रिका कूली के काम पर जाके बहन की देखभाल करने लगी। एक दिन चंद्रिका ने, बहन मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर में संभाल के रहना, ऐसे कह के काम पर जाती है। घर में हरिता अकेली रहती है। खाली रह के क्या करना है समझ में नहीं आता और घर के काम करने लगी। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते समय हरिता का हाथ जल जाता है। जलन को सह नहीं पाती और रोने लगती है। हाथ को दवा लगाने के लिए घर में दवा नहीं रहता, ऐसे ही रोते हुए बैठी रहती है। अंधेरा होते समय चंद्रिका घर आती है। हरिता का जले हुए हाथ को देखती है। अरे ये कैसे जल गया? संभाल के रहना है ना। दीदी सुबह उठने से लेके सोने तक तो ही सभी काम कर रही है, इसलिए मैं तेरी सहायता करने के लिए खाना बनाते समय जल गया दीदी। चंद्रिका बाहर जाके बहन के ऑइंटमेंट ऑइंटमेंट लाके लगाती है। देखो बहन, मैं काम कर रही हूँ ना, आए हुए पैसे हमारे खाने को ही बस हो रहे हैं। हमें पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। दोनों को सिर्फ 2 कपड़े ही हैं, वो भी पुराने हो गए। वो बात नहीं है दीदी, तू अकेली काम करने से हमें पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए मैं भी तेरे साथ काम करने आऊंगी। तब हमें ज्यादा पैसे आएंगे। हम सबकी तरह नए कपड़े खरीदेंगे और घर के पास एक छोटा सा शॉप खोलते हैं दीदी। तब ऐसे काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहन तुम्हारा विचार अच्छा है, कल से हम दोनों काम पर जाएंगे। ऐसे बातें करके रात को खाना खा के दोनों बहनें सो जाते हैं। अगले दिन से सुबह उठ के घर में घर का काम करके खाना बना के कूली का काम करने जाते हैं। ऐसे आए हुए पैसों से खाने के लिए थोड़ा लेके बाकी पैसे छुपाए रखते हैं। एक शॉप लगाने के लिए पैसे जमा होने पर दोनों बहनें मिलके एक किराना शॉप खोलते हैं। कम दाम में सामान बेच के खुशी से रह के दीदी की शादी करने बहन और बहन की शादी करने दीदी दोनों सोच के जीने लगते हैं।